बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच चुकी है और अब बात यूपी में बड़े बदलाव की बात तक शुरू हो गई है। ये मतलब यहाँ तक बात आ गई है, लेकिन लड़ाई कब और कैसे शुरू हुई इसको लेकर आज हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यूपी में आखिर ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये सारा झगड़ा शुरू हुआ और देखिए यूपी में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ, करीब 9% वोटों की गिरावट दर्ज की गई। अयोध्या में भी अयोध्या लोकसभा सीट पर भी हार हुई जिसमें बड़ा झटका लगा। वाराणसी में जीत का मार्जिन कम हुआ, कार्यकर्ताओं में असंतोष की बात सामने आई। तो ये पूरा झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ लोकसभा चुनाव के बाद और जिस तरह से 29 सीटों का नुकसान हुआ उसके बाद यूपी बीजेपी में ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ और असंतोष की बात भी सामने आई है और कहीं ना कहीं कई नेताओं का भी जो बयान है वो सामने आया। तमाम नेता अपनी अपनी बातें कहते हुए नजर आए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले 80 की 80 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद यही जब रिजल्ट सामने आया उसके बाद जो तमाम नेता हैं वो कई तरह के बयानबाजी में शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं वही यूपी बीजेपी में ये झगड़ा शुरू हुआ और अधिकारियों की मनमानी को लेकर बात सामने आई कि तमाम अधिकारी जो है वो बातचीत कहा जाए कि नहीं मानते हैं और जो तमाम नेता हैं कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान नहीं है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है बात निकल कर सामने आई। लेकिन आपने देखा कि तमाम मंडल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं या फिर पदाधिकारी हैं उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक लगातार चल रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंडल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और देखिए योगी आदित्यनाथ लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में रार जो है वो लगातार चल रही है। सबसे पहले आपको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनवाते हैं, सुनिए। क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो देखिए यूपी बीजेपी में चल रही तनातनी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार चुटकी ले रहे हैं और कभी ट्वीट तो कभी बयानों के जरिए अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बता रहे हैं, सुनिए। कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? तो देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आपने सुना और लगातार तंज कसते हुए निशाना साधते हुए अखिलेश यादव का एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें देखिए केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ज़्यादातर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं और मोहरा उन्होंने करार दिया। मॉनसून ऑफर, देखिए तमाम तरह के ट्वीट जो है वो सामने आए थे। मॉनसून ऑफर उन्होंने पेश किया, 100 लाओ सरकार बनाओ, यानी कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। और इसके बाद ये अलग अलग जो कहा जाए जो एक्सपोस्ट हैं वो देखिए सामने आए। लगातार सोशल मीडिया पर लिखकर वो निशाना साधते हैं और उनके इन तमाम आप देखिए जो तमाम सोशल मीडिया पोस्ट हैं उन पर कहीं ना कहीं केंद्र में होते हैं केशव प्रसाद मौर्य। देखिए बीजेपी में रार की कहानी लोकसभा नतीजों के बाद ये पूरी रार शुरू हुई है। केशव मौर्य ने दिल्ली पहुंचकर जेपी नड्डा से मुलाकात की। निषाद राजभर भी खुलकर नाराजगी जताते हैं। अलग अलग जगहों पर इस तरह की बातें जो है वो सामने आई। कई सांसद विधायकों के पत्र वायरल हुए और
ये सारा झगड़ा लोकसभा नतीजों के बाद शुरू हुआ। बीजेपी की समीक्षा बैठक जिसमें दोनों डिप्टी सीएम नदारद रहे। इसके बाद बातचीत कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। योगी के विभाग को पत्र लिखकर आरक्षण का ब्यौरा मांगा गया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। तो इसको लेकर देखिए लगातार अब कहानी निकलकर सामने आ रही है। कहीं ना कहीं अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। तो देखिए बीजेपी में हरार की कहानी, अंतर्कलह की कहानी कैसे दूर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आज बड़ी बैठक है लखनऊ से तमाम जो वरिष्ठ नेता है पहुंचे हुए हैं दिल्ली, और दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम और उसके बाद की जो हालात बने हैं उन पर समीक्षा की जाएगी। तो लखनऊ की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच चुकी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन दोनों का अलग अलग दिल्ली आगमन हुआ। साफ हो गया कि भले ही दोनों की मंजिल एक है लेकिन राहें अलग अलग। पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ मुझे लगता है बीजेपी की चिंता छोड़नी चाहिए, लोगों को अपने दल की चिंता करनी चाहिए। और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वो किसी के दिशा दर्शन में चलने वाली नहीं है। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व तय है। देखिए, सबसे पहले तो कहीं कोई खींचतान नहीं है, ये सब ठीक है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष केवल और केवल जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ राजनीति करता है। तो देखिए लखनऊ की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो देखिए ये पूरी जो लड़ाई है वो दिल्ली तक पहुंच गई है, और इसके बाद आखिर क्या होगा परिणाम ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बड़ी बैठक कहा जा रहा है कि दिल्ली में होगी। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, तमाम नेता पहुंचेंगे। चलो इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। और कुछ देर के बाद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्यवीर गुप्ता जी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार नवेश चिकोजी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अशोक यादव जी आप ही से सवाल करता हूं। सर, अभी अखिलेश यादव जी जो है वो लगातार निशाना साध रहे हैं, और खासकर उनके केंद्र में केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका बयान सामने आया कि जिन्होंने बिगाड़ा है वही क्या सही करेंगे। तो आपको क्या लगता है किसने बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की इस वक्त स्थिति है, किसने बिगाड़ा है? क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं जिन्होंने बिगाड़ा है वही सही करेंगे। देखिए शांतनु जी, समाजवादी पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों दलितों का शोषण होता है, उनके हक और हकूक पे डांका डाला जाता है। जिस तरह से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को 2017 विधानसभा चुनाव में आगे करके पिछड़े दलितों का वोट लिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके बाद उनको स्टूल मंत्री बनाया गया और योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये टीस तभी से उनके मन में, कोई नई टीस नहीं है। लेकिन आए समय समय पर जब जब अवसर मिलता है तो वो टीस जो है उनके चेहरे पे, उनके गतिविधियों में झलक जाती है। आज जो स्थिति है वो उसी टीस का एक नतीजा है, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनको भी लगता है इस बात का कि भाई ये गलत हो रहा है उनके साथ, केशव मौर्य जी के साथ, क्योंकि वो पीडीए समाज से आते हैं, और हमारे आंदोलन में जो भी पीडीए समाज के लोग हैं उनके हित की बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि केशव मौर्य जी अगर मुख्यमंत्री बनने में हमारा सहयोग लेना चाहें तो हम उनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बस वो
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 100 विधायक लेके आए, बाकी हम सहयोग कर देंगे उनका। नहीं पिछले नहीं, समाज से आते हैं, वो हमारी पीडीए समाज सहानुभूति से उनके आते हैं साथ है, अशोक जी, मुख्यमंत्री वो बन पीडीए जाए। समाज से आते हैं और आप कह रहे हैं बहुत उनकी चिंता है, वो पीडीए समाज से आते हैं, अखिलेश यादव जी उनकी बहुत चिंता करते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? तो क्या उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश जी? देखिए शांतनु जी, जैसी परिस्थितियां बनती हैं वैसे राजनीतिक समीकरण भी बनते बिगड़ते हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो भविष्य के गर्त में है। अगर वो इस तरह का कोई बात होती है तो जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेगी उस समय, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी देखेगी। लेकिन अभी जो राजनीतिक स्थितियां हैं शांतनु जी, उस हिसाब से हम लोग यही चाह रहे हैं कि वो सूबे के मुख्यमंत्री बने, और समाजवादी पार्टी जो सहयोग चाहते हैं वो सहयोग हम लोग उनको सहर्ष देने को तैयार हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि 100 लाओ, सरकार बनाओ, तो इसी दिशा में है। वो ऐसा नहीं कि उनको चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं, वो एक सिंपैथी के तहत उनको कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो हम सहर्ष तैयार हैं, आप विधायक लेके आइए, हमारे पास तो क्षमता है नहीं, तो आप उतना तो लेके आओ। तो मौर्या जी देखिए, शुरू में आपको शांतनु जी मैं थोड़ा सा पिछले चल रहा हूँ जी, जब 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूटा गया, जब हमारे लोगों को एनएफएस के माध्यम से रोका जा रहा है, और ये बात वही भाजपा सरकार में शामिल अनुप्रिया पटेल जी भी ने कहा, लेटर के माध्यम से कहा, तो ये सारी चीजें आज हो रही हैं। चलिए मैं उस पर आऊंगा अशोक जी, मैं उस पर आऊंगा, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन सत्यवीर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ नवेश शिको जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सत्यवीर जी, अशोक जी कह रहे हैं कि देखिए वो पीडीए समाज से आते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और इसलिए समाजवादी पार्टी को उनकी बहुत ज़्यादा चिंता है, और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि वो सूबे के मुख्यमंत्री बने। हालांकि सपा में शामिल होंगे तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन वो चाहती है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मुख्यमंत्री बने। क्या कहेंगे आप इस पर? पीडीए की बहुत चिंता समाजवादी पार्टी को होती है, वो कह रहे पीडीए समाज से आते हैं इसलिए हम उनकी चिंता है। देखिए शांतनु जी, जब 2012 में जब माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार 2017 में चली गई, तब से वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि उनका जो गुंडा राज, उनके कार्यकर्ता लूट खसोट करते थे, आए दिन समाज में अराजकता का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। उन्होंने पीडीए का जो बहाना बनाकर पूरी तरह से भ्रमित किया लोगों को। वो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। माननीय डिप्टी सीएम साहब तो पहले से ही हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी नेता हमारे, उनको मुख्यमंत्री बनाने की उनको चिंता क्यों पड़ गई? मैं तो आपसे शेयर करना चाहता हूं भाई, जब हमारे माननीय योगी जी के साथ उनका पूरा तालमेल है, हमारे डिप्टी सीएम है, पूरा तालमेल है, केंद्र के नेतृत्व ने हमको पूरी क्लीन चिट दे दी। भारतीय जनता पार्टी 2027 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो फिर ये अखिलेश यादव जी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये समाजवाद का नारा देकर समाज में विष घोलने का काम कर रहे हैं। पीडीए का ये बहाना बनाकर पूरी तरह से संविधान खतरे में, खटाखट पैसा बांटना, 8500 रुपए देना, 1 लाख रुपए देना। अच्छा सत्यवीर जी, आप ये कह रहे हैं कि देखिए क्लीन चिट दे दी गई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सत्यवीर जी ये बता दीजिए। सर मैं आता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्लीन चिट दे दी गई है, आरक्षण का ब्यौरा मांग लिया गया है सीएम के जो तमाम विभाग है उनसे, बैठक में वो शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? मतलब सीएम बैठक कर रहे हैं, वो बैठक में नहीं शामिल होने के लिए जा रहे हैं, आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब बिल्कुल कह दिया, हमारे आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, कि पूरी तरह से सब सामान्य स्थिति है, सब कुछ सामान्य है, और मीटिंगों में भी जाएंगे। आखिर बहुत बड़ा प्रदेश है, सूबा है, और पूरे सूबे में भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाना, उपचुनाव की तैयारी करना, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एकजुटता के सूत्र में प्रोना। उन्होंने अखिलेश यादव को जो मोहरा बनाया कांग्रेस ने, और माननीय केशव जी मौर्य जी ने उनको कहा कि ये कांग्रेस के मोहरा हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इन दोनों का तालमेल लोकसभा में बन गया, लेकिन अब बनने वाला नहीं है। ये केवल अल्पसंख्यक वोट को हासिल करना चाहते हैं। इस तरह की पूरी तरह से भ्रमित कर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तोड़ नहीं सकते हैं, भाजपा को हिला नहीं सकते हैं। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का नेतृत्व एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से चाहता है, और माननीय केशव मौर्य जी हमारे
नेता हैं, हम उनके भी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव जीतेंगे और आगामी 2027 में 2012 की स्थिति ठीक है, माननीय आप जी भी ने वही कही है। बात कर रहे हैं जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने एक्सपोस्ट में की है। लेकिन मैं अशोक जी से छोटा सा जवाब, अशोक जी वो कह रहे हैं कि आपने गलत नैरेटिव फैलाया, पीडीए करके आप जो है आपने गलत नैरेटिव सेट किया लोकसभा चुनावों में और लोगों से झूठ बोलने का काम किया। एक खटाखट आपने कहा 8,500 रुपए जो है वो अकाउंट में आएंगे। आपके सहयोगी राहुल गांधी जी हर एक उसमें रैली में ये कहते थे, तो ये आपने झूठा नैरेटिव सेट किया और आपको अल्पसंख्यक वोट चाहिए था, इसकी वजह से आपने ये पीडीए का नारा दिया और एक झूठा नैरेटिव सेट किया। अशोक जी, इस पर आपका जवाब। देखिए शांतनु जी, पीडीए का नारा का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था कि पिछड़े दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को न्याय दिलाना, उनको भागीदारी दिलाना। आप बताइए 7 सालों में 7 साल हो गए, क्या हमारे जो पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोगों के आरक्षण में लूट नहीं किए लोग? बता दें, ऑन कैमरा बताएं, लगातार लूट किए हैं। और इनके मंत्री, वही मैंने कहा कि अनुप्रिया पटेल ने भी लेटर में लिखा कि एनएफएस करके लोगों को जो पद खाली छोड़ दिए जा रहे हैं पिछड़े समाज के लोगों का। तो ये लगातार पिछड़ों दलितों के 69,000 का एग्जाम्पल आपके सामने है। तमाम जो वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां की गई शांतनु जी, एक भी पिछड़े समाज या दलित समाज से है क्या उसमें? तमाम असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां की जाती है बांदा और गोरखपुर विश्वविद्यालय में, लेकिन उसमें एक भी पिछड़े दलित समाज का है क्या? ये सवाल प्रकाश राजभर जी भी उठाया करते थे, क्योंकि आज उस पाले में चले गए तो वो आजकल दूसरा सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो चीज है, पीडीए का आंदोलन हम लगातार लेके चलेंगे जब तक पिछड़े दलित समाज के लोगों को भागीदारी उनकी संख्या के हिसाब से नहीं मिल जाती है। आपने, इन्होंने कहा संविधान की बात, संविधान खतरे में। आप ही बताइए, दिल्ली में जंतर मंतर में संविधान की प्रतियां इन लोगों ने जलवाई थी कि नहीं जलवाई थी? आपको याद होगा। तो संविधान को अपने पैरों की जूती बना के चलने वाले जो इनके शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी की सरकार का, आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था 2 मार्च 2023 को शांतनु जी, कि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में सीजेआई भी रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप ये कह रहे हैं कि नियमों का कैबिनेट मंत्री से, ठीक है, आरक्षण आप ये कह रहे हैं कि देखिए आरक्षण को नहीं मानते हैं, नियमों को नहीं मानते, मैं इस पर भी आऊंगा। लेकिन नावेश शिको जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। किस तरह से आप देख रहे हैं ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया है? इससे पहले हमने देखा लोकसभा चुनावों में जिस तरह से परिणाम आए हैं, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लोकसभा चुनाव का जाहिर तौर पर परिणाम है और उसका साइड इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर जीत हो जाती तो सब कुछ ठीक ठाक रहता, लेकिन चूंकि हार हो गई है, ऐसे में सब खुद को पावरफुल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा जो नैरेटिव है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, खटपट हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ना ये बात छुप सकती है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, ये बात सही है, लेकिन उसका अनुशासन टूटा है। केशव मौर्य जी जैसे नेता कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो योगी जी को चुनौती दे रहे हैं, जिनके बयान, उनका एटीट्यूड, उनका वो अनुपस्थिति, उनका दिल्ली के चक्कर करना, उनका बार बार शीर्ष नेतृत्व से मिलना, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो केशव मौर्य पार्टी के अनुशासन को तोड़ते हुए उस दायरे से बाहर आकर, एक तरीके से अगर थोड़ा सख्त इस्तेमाल किया जाए शब्द का, जिसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग, एक पॉलिटिकल सिनेरियो देके, माहौल देखकर कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं। और ये दबाव कहां से पैदा हुआ है? ये लोकसभा के जो चुनावी नतीजे से यहां से पैदा हुआ है, और नतीजे जो आए उसमें कहीं ना कहीं पीडीए यानी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का पीडीए की जीत दिखाई दी। यानी कहीं ना कहीं मंडल की राजनीति का एक माहौल दिखाई दिया, और जब मंडल की राजनीति का एक माहौल दिखाई दिया तो शायद केशव मौर्य जी को लग रहा है कि हमारी अहमियत बढ़ जाएगी, क्योंकि हम पिछड़ी जाति के हैं। अब मुख्यमंत्री जी अगड़ी जाति के हैं, अपर कास्ट के हैं, वो हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदुत्व की धार कमजोर हुई है। ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने एकदम से अपना एटीट्यूड बदला, और जो वो 7 साल से जो उनके मन में एक कहीं ना कहीं पीड़ा थी, उनके मन में जो मुख्यमंत्री बनने का एक जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए वो मचल रहे हैं और एक ना एक दबाव बना रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सख्त फैसले करती है, शीर्ष नेतृत्व अगर उनको इस तरीके से उकसा नहीं रहा है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करे और कहीं ना कहीं उनको बैठा दें, उनकी जगह 4 पिछड़े नेताओं को बैठा दें, बैलेंस हो जाएगा मामला। क्या बचा है उनमें? लगातार चुनाव हारते रहे हैं, अभी लोकसभा में भी उनकी सीट और उनके आसपास लगातार हार होती रही है। पिछला चुनाव वो हारे,
उनका जनाधार बचा नहीं है और सिर्फ वो अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं। उस योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं जिनका अपना एक बड़ा जनाधार है, उस योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं जिसने रिकॉर्ड 40 साल का तोड़ा और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे पे मुख्यमंत्री बने, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में चुनाव जीती। आपको क्यों लगता है योगी आदित्यनाथ का वो आखिर केशव प्रसाद मौर्य को इतना टॉलरेट क्यों किया जा रहा है? उसका फायदा उठाया। जो शीर्ष नेतृत्व है वो केशव प्रसाद मौर्य को इतना टॉलरेट क्यों कर रहा है? केशव मौर्य अनुशासनात्मक तीर कोई इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को हाईकमान को, अगर हाईकमान उनका साथ नहीं केशव मौर्य का दे रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कहें क्यों नहीं कैबिनेट की बैठक में जा रहे हैं, कहें क्यों इस तरह के ट्वीट क्यों कर रहे हैं, कहें कि इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि योगी के बढ़ते हुए कद को कोई ना कोई शक्तियां डाउन करने की कोशिश कर रही हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ जी की का जो बढ़ता हुआ जनाधार है और जो कहा जाने लगा समाज में, देश में कि योगी एक नंबर 1 पोजीशन पे आने वाले वक्त में होंगे नरेंद्र मोदी के बाद, उनका सबसे बड़ा जनाधार है, उनकी सबसे बड़ी योग्यता, उनकी सबसे बड़ी लोकप्रियता है, उनकी शासन, उनका प्रशासन, उनकी पुलिसिया कार्रवाई, उनके सख्त फैसले जनता पसंद करने लगी है। ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मंडल की राजनीति कहीं ना कहीं असर दिखाने लगी, मौर्य जी को लग रहा है कि हम एक पिछड़ी जाति होने के नाते दबाव बना ले जाएंगे। ऐसे में एक जो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र का जो एक शीर्ष नेतृत्व है वो भी योगी नवेद जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। हमारी सहयोगी स्वाति पाठक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे एक बार अपडेट लेते हैं। स्वाति, बताइए क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? और देखिए सीएम भी पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और यहां पर अभी भी जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक बार तस्वीरें निखिल को कहेंगे कि आपको दिखा दे बीजेपी मुख्यालय की। यहाँ पर हलचल तेज है, तमाम जो मीडिया कर्मी है वो मौजूद है क्योंकि किसी भी वक्त शांतनु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस बैठक में 2 दिवसीय सत्र भी रखा गया है क्योंकि आज ये बैठक शुरू हो रही है और इसके बाद कल भी सुबह से ये बैठक शुरू हो जाएगी। 2 दिवसीय बैठक है, 2 सत्र इसमें रखे गए हैं। इसके साथ ही जो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, वो इस बैठक में मौजूद है और किस तरह से केंद्र की योजनाएं राज्य तक पहुंच रही हैं उसको लेकर जो है वो बैठक में चर्चा होगी। और अगर कोई दिक्कत परेशानी राज्यों में है तो वो भी बैठक में चर्चा उसको लेकर भी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखते हैं तो जिस तरह से आपसी विवाद देखने को मिल रहा है, प्रदेश में राजनीतिक हलचल है, उसके बाद पहली बार तीनों नेता एक साथ एक बैठक में मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम भी पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। और बैठक में राज्यों को लेकर चर्चा होगी, केंद्र की योजनाओं को लेकर चर्चा होगी और किस तरह से सामंजस्य रहे, तालमेल बना रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल स्वाति, आप बने रहे हमारे साथ और देखिए पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं कि वहाँ पर आकर किस तरह की तस्वीरें हैं, कौन कौन वहाँ पर पहुँचा हुआ है। फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे हुए हैं। कुछ ही देर के बाद बैठक जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी और बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन मैं सत्यवीर जी के पास एक बार जाना चाहूँगा। सत्यवीर जी, आप देखिए इतना सब कुछ हो रहा है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन अनुशासनहीनता उसमें लगातार सामने आ रही है। चाहे हम देखें किस तरह से बयानबाजी सामने आई, चाहे वो सहयोगी दल हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, वो ये कह रहे हैं कि आप देखिए कि इतना भ्रष्टाचार आज तक किसी भी सरकार में नहीं देखा, मतलब अपनी ही पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कोई गड़बड़ है तो उस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, या फिर उनको कड़ा संदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है कि आप देखिए इस तरह का नैरेटिव जो है, इस तरह की बातें बाहर ना शो की जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को ही ना उससे नुकसान ज़्यादा होगा। और अखिलेश जी देखिए इसी पर चुटकी भी लेते हुए नजर आते हैं। देखिए शांतनु जी शांतनु जी बोलिए सत्यवीर जी। ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में कोई राज नहीं है, ये केवल समाजवादी पार्टी और विपक्ष
केवल आग में घी झोंकने का काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट होकर, हो सकता है लोकसभा में हमारी चुनावी जीत हार जो तो लगी रहती है, लेकिन हमारे सारे नेता एकजुट होकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी, मोदी जी और माननीय केशव मौर्य जी, ये सब एकजुटता के साथ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जिताने के लिए बैठक कर रहे हैं। और अभी आपने हमें स्क्रीन पर दिखाया, हमारी भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम, माननीय सीएम महोदय सब कुछ वहां पर एकजुट होकर आगामी रणनीति बना रहे हैं। और ये केवल समाजवादी पार्टी इस तरह की सर कार्यकर्ताओं का गुस्सा, सत्यवीर जी सवाल मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं का ही तो गुस्सा निकलकर सामने आया, जिसमें देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हुए नजर आए कि देखिए मैं केंद्रीय नेतृत्व के सामने और तमाम बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनके सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में गुस्सा ही तो था। आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में गुस्सा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वो तो खुलेआम देखने को मिल गई ना सर। नहीं शांतनु जी, माननीय मौर्य जी हमारे नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं की आवाज को उठाया, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने वास्तव में कार्यकर्ताओं की आवाज को माननीय प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने का प्रयास किया है। और हो सकता है भाई लोकसभा में चुनाव का जिस तरह से परिणाम रहा, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं थोड़ा सा पीछे रही और समाजवादी पार्टी पीडीए बनाकर जो भ्रामक स्थिति पैदा करके संविधान खतरे में चलिए ये मैंने मान लिया सत्यवीर जी कि एक भ्रामक नैरेटिव सेट किया गया कि संविधान खतरे में है, ये बात फैलाएगी। 400 इसीलिए मांग रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे। हालांकि संविधान बदलने के लिए 400 की जरूरत नहीं है, वो तो उससे कम में भी काम हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट किया गया, विपक्ष जो है वो लगातार भ्रम फैला रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में, सर सुनिए ना सर सत्यवीर जी, मैं ये कह रहा हूँ सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं जाएंगे क्या? ये भी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आप मत जाइए वहां पर। आप देखिए लगातार जो मुलाकात हमने देखा कि अलग अलग नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, अपनी लॉबिंग एक की जाती है वो कर रहे हैं। क्या इस पर भी अखिलेश यादव जी ने उनको डायरेक्ट किया कि आप समीक्षा बैठक में मत जाइए, इस तरह का बयान दीजिए? ये तो सर खुद से कुछ ना कुछ चल ही रहा ना। नहीं, नेतृत्व का अपना अपना कार्य होता है। माननीय मौर्य जी अपने उपचुनावों में व्यस्त है, वो अलग अपनी मीटिंग कर रहे हैं, माननीय पूर्व मंत्रियों से, विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। उपचुनाव हम कैसे जीते, हमको वोट जो हमारा खिसक गया था उसको हम कैसे मजबूत करें, हमारा ओबीसी वोट हमसे हो सकता कुछ नाराज हुआ, हम उसको एकजुट करें। माननीय मौर्य जी उसमें लगे हुए हैं। माननीय योगी जी अपने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बनाने में लगे हुए हैं। ये तो अपने अपने कार्य का अपना कार्य करना है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुलकर कह दिया कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, ये तो केवल समाजवादी पार्टी का ख्याली पुलाव है, वो आग में घी झोंकने का काम कर रही है। वो 2012 में जो परिस्थिति वो उत्तर प्रदेश में बनाई थी, गुंडा राज, अराजकता, लूट खसोट, और पूरी तरह से वो 2017 में बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से गुंडा राज का खात्मा किया और समाजवादी पार्टी त्राय करने लगी। उनका कार्यकर्ता बिल्कुल टूट गया, पार्टी बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई। उन्होंने पीडीए बनाकर अल्पसंख्यकों का वोट बटोर लिया। अल्पसंख्यकों का वोट बटोर के और कुछ हमारे ओबीसी वोट को अपने साथ में लेकर हो सकता है उन्होंने कुछ सीटें प्राप्त कर ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व में हम फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम उपचुनाव में भी फहराएंगे। ठीक है अशोक जी, 2027 में भी। अशोक जी आप जोड़ तोड़ की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जोड़ तोड़ करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वही काम कर रही है। आप देखिए लगातार केशव प्रसाद मौर्य जी को टारगेट किया जा रहा है कि आप आइए, खुला ऑफर दिया जाता है। आप जोड़ तोड़ की बात करते हैं, लेकिन आप खुले तौर पर ऑफर देते हैं कि ये मॉनसून ऑफर है, 100 लाओ सरकार बनाओ, ये केशव प्रसाद मौर्य जी को आप ऑफर दे रहे हैं। तो आप एक तरफ तो बात बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ खुला ऑफर भी आप दे रहे हैं कि आइए 100 लाइए सरकार बनाइए। ये माननीय अखिलेश जी का हॉर्स ट्रेडिंग जी। मैं आता हूँ सत्यवीर जी, पहले एक जवाब अशोक जी से करके जी, वही मैं कह रहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है और जो कॉन्स्टेबल करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ यही कह रही है कि हमारे जो पीडीए समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी हैं
उनको उनके हित को देखते हुए उनको जो जिस तरह से अपमानित किया गया भारतीय जनता पार्टी में, उस अपमान से उनको उबारने के लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। और हमसे जो सहयोग हो रहा है, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, न करवा रहे हैं, न कोई पर्दे के पीछे से गेम कर रहे हैं। हम लोग तो खुलेआम पब्लिकली कर रहे हैं, भैया आप अपना कुछ लेके आओ, हम लोग आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है शांतनु जी, न तो कोई जोड़ तोड़ है, ये खुलेआम उनको बताया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि संविधान बदलने की बात, अरे हम लोगों ने तो कहा नहीं संविधान बदलने की बात। आप ही के जो लल्लू सिंह ने कहा, आप ही के अनंत हेगड़े ने कहा, आप ही के लोगों ने तो कहा संविधान बदल देंगे, और आप ही के लोगों ने तमाम मौकों पे संविधान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसकी प्रतियां जलाई, और जिस तरह से चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को आपने पैरों तले रौंदने का काम किया, उन संस्थाओं के रौंदने की वजह से हम लोगों ने बताया किस तरह से संविधान ने जो चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए संवैधानिक जो शक्तियां दी थी हमारे इंस्टीट्यूशंस को, उन संवैधानिक जो है संस्थाओं को आप क्रश कर रहे हो। ये चीज जनता देख रही थी कि आज मोदी जी 2 टर्म से प्रधानमंत्री थे। शांतनु जी, आपको याद होगा, आज तक उनके हाथ में अपने संविधान की प्रति नहीं देखी थी, उनके हाथ में अपने संगोल देखा था प्रणाम करते हुए, तमाम चीजें देखे थे, लेकिन संविधान की प्रति वो इस बार जब नए संसद भवन में गए हैं तब इस तरह संविधान के प्रति अपने जो सर पे लगाए हैं। ये होती है संविधान की ताकत शांतनु जी। संविधान की ताकत ऐसी होती है जो जनता में सन्निहित होती है, और जनता जिसको चाहती है उसको बनाती है, जनता जिसको चाहती है उसको बिगाड़ती है। और आज अगर मोदी जी को जनता ने स्पष्ट मैसेज दिया है, जो काशी से उनको 3,27,000 वोटों से एक तरह से हराया है, भले वो अंकगणित के हिसाब से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उन्होंने जनता का जनादेश बुरी तरह से खोया है शांतनु जी। न सिर्फ मोदी जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस तरह का जो जनता का जनादेश खोया है। तो मिला जुला कि जनता यही चाहती है कि सत्ता निरंकुश होने से बचे, जीत बता रहे हैं। ठीक है अशोक जी, मैं वापस आऊंगा, एक छोटा सा अपडेट लेता हूं। हमारे सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, बताइए क्या कुछ अपडेट इस वक्त है, और क्या बैठक शुरू हो गई है? वहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री भी कुछ देर में पहुंचने वाले थे? क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही मुख्यमंत्री परिषद की बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर, डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण शांतनु ये बैठक हो जाती है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का यूपी में रहा, क्योंकि 2014 को आप देखिए, 2019 को देखिए, जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन पार्टी की तरफ से किया गया था, लेकिन 2024 में भारी नुकसान पार्टी को हुआ है। उसके बाद पहली बार तीनों नेता साथ में दिल्ली में बैठेंगे बैठक में, और प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और तमाम नेता पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, और उनके पहुंचते ही बैठक शुरू होगी। और बैठक में चूंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, और 2 सत्र बैठक का मेन एजेंडा, स्वाति अगर बात की जाए बैठक का जो मेन एजेंडा है वो क्या रहने वाला है? लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा, अलग अलग राज्यवार मंथन किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 2 दिनों तक ये बैठक जो है वो चलने वाली है। तो क्या देखिए, अलग अलग राज्यों का मंथन किया जाएगा, और उस पर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे किस तरह से तैयारी की जाए। ये 2 दिनों तक बैठक चलने वाली है, क्या कुछ एजेंडा इस बैठक में रहने वाला है? देखिए, किस तरह से तालमेल रहे प्रदेश और केंद्र के बीच, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की है वो किस तरह से वहां तक पहुंचती है। और खास बात, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे पूरे देश भर में कई राज्यों में पार्टी को नुकसान हुआ है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में चर्चा होगी। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि तालमेल जरूरी है केंद्र और राज्य के बीच में, और जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है पार्टी के लिए। तो इसलिए
ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जो पार्टी को नुकसान हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी और विधानसभा, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर भी बैठक में चर्चा होनी है। लेकिन यूपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी लोकसभा चुनाव में जो नतीजे पार्टी को देखने पड़े उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर पहली बार उसके बाद ये बैठक हो रही है, तो महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश देखिए सबसे बड़ा राज्य है और इस वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो भी काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से झकझोरने वाला था, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले ही 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसके बाद एक बार फिर से सोचने पर भारतीय जनता पार्टी को विवश कर दिया है। नावेद जी हमारे साथ बने हुए हैं। नावेद जी, देखिए एक तरह से कहा जाए कि जो एक नैरेटिव सेट किया गया और यह परसेप्शन बनाया गया, आपको लगता है कि एक बार फिर से वही परसेप्शन जो है वो बनाया जा रहा है और वो पेज जो इंडिया गठबंधन का बना हुआ है उसको बरकरार रखने की बात की जा रही है? ये जो दलित ओबीसी जो वोट बैंक है एक बन गया है इंडिया गठबंधन का, वो कहीं ना कहीं अब इसको बरकरार रखने की बात कही जा रही है और इसी वजह से आपने देखा तमाम तरह के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा आगे आपने देखा कि अवधेश प्रसाद को सबसे आगे रखा जाता है। हर जगह पर आपने देखा कि अवधेश प्रसाद को कहीं ना कहीं एक सिंबल के तौर पर, एक पोस्टर बॉय के तौर पर वो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो वो वोट बैंक जो है वो बना रहे, इसको लेकर ये सारी कवायद इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है या समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सफल रहा है। पीडीए का कंसेप्ट अखिलेश यादव का बहुत सफल रहा है और उसका नतीजा जो आया लोकसभा का उसने साबित कर दिया कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर आप चर्चा कर रहे हो और जो सच है कि उत्तर प्रदेश में उठापटक है भाजपा में। दूसरी बात ये कि इस वक्त जिसकी आप कवरेज कर रहे हो, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली में बैठक हो रही है, उसका वास्ता भी इस पीडीए से ही है। पीडीए ने एक माहौल सेट किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे देश में, क्या कम से कम उत्तर प्रदेश में तो किया। उत्तर प्रदेश की बड़ी अहमियत होती है कि जहां पर एकदम से मंडल की राजनीति के ऊपर, कमंडल की राजनीति के ऊपर मंडल हावी होता हुआ नजर आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुत्व का प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सर, और देखिए कहा जाए कि यही जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंडल की जो राजनीति है वो इस वक्त हावी है। अगर हम देखें कि पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो इस वक्त मंडल की ही राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतने की इजाजत दे रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन चल रहा है और मंथन में क्या कुछ निकलता है इस पर रहेगी नजर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।